हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हेलो शिक्षक, आई होप आप सभी का पेपर बहुत ही बेहतर गया होगा। इससे पहले हमने सीडीपी और मैथ्स का पेपर सॉल्यूशन के साथ चेक कर चुके हैं कि हमारे कौन से आंसर सही थे, हमें क्या टिक करना था। अब हम इंग्लिश में चेक करेंगे कि हमारे कौन से आंसर सही थे। तो स्टार्ट करते हैं अपना पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन हमारा, a mother asked the teacher of class second how it's possible for her child to sometimes say things that she had never heard any adults or siblings say. How it is possible? A mother और क्लास सेकंड अपने टीचर से पूछती है अपने बच्चे के कि कैसे पॉसिबल है कि जो मेरे बच्चे ने ऐसे शब्द नहीं सुने हैं, ना ही अपने भाई बहनों से, ना ही किसी अपने बड़े पेरेंट्स यानी कि अपने दादा दादी से। तो ये कैसे उसने आंसर दिया, कैसे वो शब्द का इस्तेमाल कर रही। तो आपके ऑप्शन थे, अ चाइल्ड लर्न्स लैंग्वेज व्हेन वी रेनफोर्स द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड्स लैंग्वेज, या ह्यूमन ब्रेन इज इनेटली वायर्ड टू लर्न लैंग्वेज, या थर्ड, एज पर द कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच चिल्ड्रन कैन इन्वेंट न्यू लैंग्वेजेस, या चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेज ओनली बाय इमिटेटिंग एडल्ट्स। तो आपका जो आंसर जाता है यहाँ पे सही, वो थर्ड के साथ जाता कि एज पर द कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच चिल्ड्रन कैन इन्वेंट न्यू लैंग्वेजेस। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था, अ टेक्निक यूज टू फैसिलिटीज अर्ली लिटरेसी विच इन्वॉल्व्स एन एडल्ट एंड अ चाइल्ड लुकिंग एट अ बुक टुगेदर while the adult asks questions and encourage a dialogue followed by switching roles so that the child asks question to the adult is called। ये क्या कहलाता है? पहला, डायलॉजिक रीडिंग, या फिर शेयर रीडिंग, या स्टोरी टेलिंग, या मॉडल रीडिंग। तो आपका जो आंसर जाता वो जाता डायलॉजिक रीडिंग, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट आपका 123 था, अ टीचर कैन डेवलप द लिसनिंग स्किल ऑफ लैंग्वेज लर्न बाय। पहला, क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर लर्नर्स टू लिसन टू अ वैरायटी ऑफ लैंग्वेज सोर्सेज एंड पीपल एंड encouraging इन अदर लिसनिंग एक्टिविटीज, या फोकसिंग ओनली ऑन लिसनिंग स्किल विदाउट associating them with the other language skills, या making the learners listen to everything they hear passively, या speaking continuously to learners both within the classroom and outside। तो यहाँ पे जो स्किल हमें लिसनिंग के लिए आपको लैंग्वेज के लर्नर्स के लिए चाहिए थी डेवलप करना, वो आपका ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाता कि क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर द लर्नर्स टू लिसन टू अ वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस सोर्सेज एंड पीपल एंड encouraging इन अदर लिसनिंग एक्टिविटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका 124, रीडिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपका पहला ए था आपका, अक्यूरेसी इन लैंग्वेज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एट द प्राइमरी लेवल, और इसका रीजन 8 था आपका, ग्रामर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्राइमरी करिकुलम। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन सही जाता 124 का, ऑप्शन 4 जाता कि आपका बी और आर दोनों सही हो जाते, और आपका जो आर था वो ए को एक्सप्लेन कर रहा है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होता आपका 4 हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन 125 था आपका, theoretical positions and beliefs about the nature of language, the nature of language learning and the applicability of both is pedagogical settings is। पहला अप्रोच था, कंटेंट था, टेक्निक था, सिलेबस था। तो 125 का जो आपका ऑप्शन जाता सही, वो अप्रोच के साथ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका 26, फॉर्मेटिव इवोल्यूशन इज। पहला ऑप्शन, कैरिड आउट एट अ प्री स्पेसिफाइड और पर्टिकुलर स्टेज इन द कोर्स, या सेकेंड था आपका रिलेटेड टू ऑन गोइंग डेवलपमेंट एंड इम्प्रूवमेंट, या थर्ड, नॉट सब्जेक्टेड टू चेंज, या फोर, व्हाट इज हैपनिंग इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो 126 का जो आपका आंसर सही था फॉर्मेटिव इवोल्यूशंस के लिए, आपका पहला ऑप्शन था कैरिड आउट अ प्री स्पेसिफाइड और पर्टिकुलर स्टेज इन द कोर्स। तो ऑप्शन 1 आपका सही था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था 127, विच while planning lessons for young learners the teacher decided to focus on the total physical response यानी कि TPR method, which one of the following should be used to include TPR in the lessons? पहला, must add some listening activity in class, या second, choose activities that help them stay in their seats and work in pairs of group, या third, must keep activities aside and instead ask question and motivate them to respond, या चौथा, must ensure to add some bodily activities in class। तो 127 का जो आपका TPR मेथड के लिए आंसर सही जाता वो आपका ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाता कि must ensure to add some bodily activities in the class। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 128 था, which approach to grammar encourages the belief that learning a language in a matter of learning rules।
कम्युनिकेटिव, इंडक्टिव या ग्रामर ट्रांसलेशन या डिडक्टिव। तो यहाँ पे जो ग्रामर इनकरेज करता है वो ग्रामर ट्रांसलेशन को भी करता है, बट आपका जो बेहतर आंसर जाता वो आपका ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाता है, इसलिए आपको यहाँ पे आंसर आपको डिडक्टिव लगाना था। नेक्स्ट आपका 129 था, अ टीचर इज प्लानिंग टू गिव अ फ्री राइटिंग टास्क टू लर्नर्स इन क्लास 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुड बी फोकस्ड ऑन मोस्ट बाय द टीचर। पहला, बोथ फ्लुएंसी एंड एक्यूरेसी ऑफ द कंटेंट, या फ्लुएंसी ऑफ द कंटेंट या हैंड राइटिंग ऑफ द लर्नर्स, एक्यूरेसी ऑफ द कंटेंट। तो 129 का जो आपका ऑप्शन सही जाता वह जाता पहला ऑप्शन कि बोथ फ्लुएंसी एंड एक्यूरेसी ऑफ द कंटेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है क्लास 5 के लिए जो लर्नर्स होते हैं हमारे, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही होता है। नेक्स्ट आपका 130 था, टॉप डाउन मीन्स अटेंड टू द ओवरऑल मीनिंग, व्हाट डज बॉटम अप मीन्स। पहला आपका फोकस ऑन द वर्ड्स एंड फ्रेजेस ऑफ द टेस्ट, या फोकस ऑन प्री रीडिंग, या फोकस ऑन आस्किंग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, या फोकस ऑन द गेस्ट ऑफ द टेस्ट एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज। तो यहाँ टॉप डाउन मीन्स होता है आपका अटेंड टू द ओवरऑल, एंड तो यहाँ से पूछा है बॉटम अप मीन का मीनिंग क्या होगा, तो बॉटम अप का मीनिंग होता है फोकस ऑन द वर्ड्स एंड फ्रेजेस ऑफ द टेस्ट, इसलिए आपका पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता। 131 आपका, विच अमंग दीज इज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लैंग्वेज टीचर। पहला, ग्रुपिंग लर्नर्स इनटू डिफरेंट क्लासेस, या सेकेंड, सेलेक्टिंग सुटेबल कंटेंट फॉर टीचिंग, या थर्ड, इंस्ट्रक्टिंग द लर्नर्स, या फोर, आइडेंटिफाइंग द लर्नर्स कम्युनिकेटिव नीड्स। तो यहाँ पे 131 का जो आंसर जाता आपका वो 4 हो जाता कि आइडेंटिफाइंग द लर्नर्स कम्युनिकेटिव नीड्स, आपका आंसर सही हो जाता। नेक्स्ट आपका 132 था, अ यंग चाइल्ड पिक अप अ बुक, holds it right side up and turns the pages. These activities demonstrate, क्या दिखाती है ये एक्टिविटी, इमर्जेंट प्रॉपर्टीज, इमर्जेंट करिकुलम या इमर्जेंट सॉल्यूशंस स्किल या इमर्जेंट लिटरेसी स्किल्स। तो यंग चाइल्ड पिकअप्स अ बुक एंड होल्ड इट्स राइट साइड अप एंड टर्न्स द पेजेस, ये एक्टिविटी हमारी कहलाती है इमर्जेंट करिकुलम, इसलिए आपका ऑप्शन यहाँ पे सेकंड सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 133 था, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। असर्शन आपका ए था, लर्नर्स एक्वायर लैंग्वेजेस सिंस दे आर जेनेटिकली प्रीडिस्पोज टू डू सो एंड द एनवायरमेंट डज नॉट प्ले एनी रोल इन इट। तो रीजन आपका दिया था, द लर्नर सेंटर्ड क्लासरूम इन्वायरमेंट एंड हैज़ अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन लैंग्वेज एक्विजिशन। तो यहाँ पे जो आपका 133 का आंसर आपका जाता वो थर्ड के साथ जाता कि आपका जो लर्नर्स एक्वायर के लिए आपका जो ए ऑप्शन था, यानी कि जो आपका असर्शन था वो गलत था, और जो हमारा रीजन था वो हमारा सही था, इसलिए आपका ए इज फॉल्स हो जाएगा और आर इज ट्रू हो जाएगा, इसलिए थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 34 था, अ वे टू टीच रीडिंग डैट इम्फेसिस अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स फ्रॉम द कंटेस्ट इन विच दे अपीयर इज। पहला, वो लैंग्वेज अप्रोच, या बॉटम अप अप्रोच, या स्ट्रक्चरल अप्रोच, या कम्युनिकेटिव अप्रोच। तो 134 का जो आपका आंसर था वो था वो लैंग्वेज अप्रोच, इसलिए ऑप्शन 1 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 135 था, द एबिलिटी टू थिंक एंड टॉक अबाउट लैंग्वेजेस, इमर्जेंट लिटरेसी हो जाता है, या फ्लुएंसी हो जाता है, या फिर मेटा लिंग्विस्टिक हो जाता है एबिलिटी, या फोनोलॉजिकल अवेयरनेस हो जाता है। तो 135 का जो आपका आंसर जाता है वो मेटा लिंग्विस्टिक हो जाता है एबिलिटी, इसलिए आपका ऑप्शन थर्ड यहाँ पे सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, यहाँ से पैसेज स्टार्ट हो जाता है, तो आपका पैसेज जहाँ फादर वुड ड्रेस हिमसेल्फ फॉर अ कोर्ट था, तो इसको पैसेज को आप पूरा पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे आपको हम आंसर बता देते हैं आपको क्या आंसर टिक करना था। पहला था आपका 136, फादर वॉज वेरी पर्टिकुलर अबाउट ड्रेसिंग। पहला, एज ही वॉज रिच इनफ टू बाय गुड क्लोथ्स, या टू इम्प्रेस द फैमिली, एज ही वॉन्टेड टू फॉलो द प्रॉपर ड्रेस कोड, या टू इम्प्रेस द जजेस। तो 136 का जो आपको आंसर लगाना था कि एज ही वांटेड टू फॉलो द प्रॉपर ड्रेस कोड, आपको पैसेज पढ़ के पैसेज के बेसिस पे आंसर देना था। 137 से आपसे पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन आपका ए जो दिया गया था, फर्दर अवॉइडेड ईटिंग इन द कोर्ट या कैंटीन, या फिर ही लाइक टू ड्रिंक हॉट टी ड्यूरिंग द डे, एंड सी था ही कैरीड केस फाइल्स रैप्ड इन अ क्लोथ। तो आपका जो 137 का जो ऑप्शन जाता वो हो जाता सी, और आपका जो ए था वो सही हो जाता, लेकिन आपका जो बी था वो गलत हो जाएगा। अगर आपने ध्यान से पैराग्राफ पढ़ा होगा तो यहाँ पे बहुत सी छोटी सी मिस्टेक दी गई थी। यहाँ पे आपके पैराग्राफ में यहाँ पे बोला है हॉट टी, लेकिन आपके पैराग्राफ में जो मेंशन था वो था हॉट कॉफ़ी, इसलिए हमारे यहाँ बी गलत हो गया और ए और सी सही हो गए, इसलिए ऑप्शन 1 आपका यहाँ पे सही हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 138 था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ही आर्ग्यूड द केसेस लॉजिकली एंड परसुएसिवली, या ओनली अ फ्यू वर जेलस ऑफ हिज
पॉपुलैरिटी या ही वॉज द प्रीफर्ड लॉयर ऑफ द सम क्लाइंट्स या यंग एडवोकेट्स वांटेड टू लर्न फ्रॉम हिम। तो 138 का जो आंसर जाता है वो सेकंड के साथ जाता कि ओनली अ फ्यू वर जेलस ऑफ हिज पॉपुलैरिटी, इसलिए आपका ऑप्शन 2 सही हो जाता। नेक्स्ट आपका 139 था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल। पहला था इवन द जजेस रिकॉग्नाइज्ड हिज लीगल अक्यूमेन, या फिर बी था ही प्रीफर्ड हिज लीगल ऑब्लिगेशंस टू फैमिली ऑब्लिगेशंस। तो यहाँ पे जो आपका आंसर जाता 139 का, उसमें जाता कि आपके जो ए था और बी स्टेटमेंट था वो दोनों ट्रू थे, इसलिए आपका ऑप्शन यहाँ पे 1 सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 140 था, हिज आर्गुमेंट्स वर फोर्सफुल कोहेरेंट डैश चूज द वर्ड सिमिलर इन द मीनिंग टू द अंडरलाइंड वन। तो कोहेरेंट का आपका सिमिलर वर्ड सुनना था, यानी कि सिमिलर मीनिंग था। कोहेरेंट का मतलब होता है हमारा लॉजिकल, तो यहाँ लॉजिकल का मतलब होता है या विटलेस होता है, या क्रेजी होता है, कैलकुलेटिंग होता है, या रीजनेबल होता है। तो कोहेरेंट की जो सेम मीनिंग होती है वो हमारी रीजनेबल की होती है, इसलिए आपका 4 यहाँ पे सही था। नेक्स्ट आपका 141 था, अ डैश अ बंडल कंटेनिंग कोड पेपर्स द अंडरलाइन वर्ड इज एन। यहाँ पे हमारा जो कोड पेजेस था ये नाउन था और ये इसकी विशेषता यानी कि इसकी प्रॉपर्टी बता रहा है, तो यहाँ कंटेनिंग जो हो जाएगा वो हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, इसलिए 141 का जो ऑप्शन आपको लगाना था वो फर्स्ट लगाना था कि ये हमारा एडजेक्टिव है। नेक्स्ट आपका है 142, वन क्लाइंट वॉज पर्टिकुलर डैट माई फादर अंडरलाइन एक्सप्रेशन इज एन। तो यहाँ पे वन क्लाइंट वॉज पर्टिकुलर, आपका जो आंसर जाता है वो प्रिंसिपल के साथ जाता है, क्योंकि यहाँ ना तो एडजेक्टिव था, ना नाउन था, ना एडवर्ब था, ये क्या था, ये हमारा प्रिंसिपल था। नेक्स्ट आपका जो पैसेज था वो डॉटली लिव्ड इन द मिड्स ऑफ द ग्रेट कैंसास प्रेरियर्स ग्रासलैंड्स विद द अंकल हेनरी। तो ये आपका पैसेज था, इसके क्वेश्चंस को भी सॉल्व करके देख लेंगे। 143 था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। शी लिव्ड इन अ स्मॉल एंड शैबी हाउस, या अंकल हेनरी हैड अ बिग फार्म, या अंकल हेनरीज हाउस वॉज फ्रेशली पेंटेड, या डॉर्थीज पेरेंट्स वर रिच फार्मर्स। तो 143 का जो आंसर था शी लिव्ड इन अ स्मॉल एंड शैबी हाउस, तो ऑप्शन 1 आपका सही हो जाता। 144 था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। Dorothy slept in a big wooden bed. It was made of wood, as wood was easily available. या third, there was no tall trees near the house. या four, the house was a comfortable brick house. तो आपका 44 का जो आंसर जाता वो थर्ड के साथ जाता कि आपके पैसेज में तो बताया गया था there was no tall tree near the house। 145 था आपका, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और आपको यहाँ पे ट्रू ऑफ राइट और रॉन्ग बताना था। पहला था स्टेटमेंट इन द वास्ट ग्रासलैंड अंकल हेनरीज वॉज द ओनली हाउस, या बी देयर वॉज सन बेक्ड ग्रे ग्रास ओनली अराउंड, या सी इन द मिडल ऑफ द prairies was a green field plugged by the uncle Henry। तो आपका जो ऑप्शन सही जाता 145 का वो 4 के साथ जाता कि हमारा जो ए और बी था वो पैसेज के हिसाब से दोनों सही थे, लेकिन हमारा ऑप्शन सी स्टेटमेंट सी यहाँ पे गलत था, इसलिए आपका ऑप्शन यहाँ पे 4 सही था। नेक्स्ट आपका जो 46 क्वेश्चन था, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और आपको राइट और रॉन्ग बताना था। पहला था स्टेटमेंट अंकल हेनरी हैड अ ट्रैक्टर ट्रॉली इन विच वुड वॉज कैरिड, या बी आपका था द वुड फॉर द हाउस वॉज कैरिड फ्रॉम फार अवे। तो आपका जो स्टेटमेंट ट्रू हो जाता 146 का वो 2 हो जाता कि हमारा जो स्टेटमेंट ए था वो रॉन्ग था हमारे अंकल हेनरी के लिए, और बी हमारे यहाँ पे सही था, इसलिए आपका जो ऑप्शन सही जाता वो हमारा सेकेंड के साथ जाता कि बी इज राइट और ए इज रॉन्ग। नेक्स्ट 147 था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू और फॉल्स, आपको यहाँ बताना था। तो द फियर ऑफ अ साइक्लोन लूम्ड लार्ज ऑन द फैमिली, या बी दे हैड बिल्ड अ शेल्टर फॉर अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट विंड एंड रेन, या सी अराउंड द हाउस देयर वॉज नथिंग रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ अ स्टॉर्म, या डी देयर ड्राइंग रूम हैड ओनली 3 और 4 चेयर्स। तो यहाँ पे जो आपका आंसर जाता 147 का वो चौथे के साथ जाता कि हमारा ए स्टेटमेंट फॉल्स था, बी ट्रू था, सी फॉल्स था और डी ट्रू था। तो यहाँ पे ऑप्शन जो आपका सही होता वो ऑप्शन 4 हो जाता। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 148, डैश विद अंकल हेनरी हु हैज़ अ फार्मर, द अंडरलाइंड वर्ड वॉज क्या है, आपका एडजेक्टिव है, नाउन है, एडवर्ब है, प्रिंसिपल है। तो आपका 48 तो था वो हमारा जो अंडरलाइन था फार्मर, तो ये हमारा एक तरह से एडजेक्टिव था जो विशेषता बता रहा था, तो पहला हमारा ऑप्शन सही हो जाता। 49 था, अ कप बोर्ड फॉर द डिशेज, द अंडरलाइन वर्ड इज एन। तो 149 हमारा एडवर्ब था, प्रपोजिशन था, या फिर हमारा आर्टिकल था, कंजक्शन था। जो ये हमारा फॉर था ये हमारा प्रपोजिशन था, इसलिए हमारा ऑप्शन 2 सही हो जाता।
लास्ट क्वेश्चन था इंग्लिश का, देयर वॉज नो गैरेज एट ऑल, द अंडरलाइंड वर्ड नियरली मीन्स द सेम, टॉयलेट, स्टडी, पेंट्री और लॉफ्ट। तो ये हमारा जो गैरेट का मीनिंग होती है, एक मचान या महल, सॉरी, एक कमरा होता है जिसे हम जैसे चार दीवारों से, छत से घिरा होता है, उससे गैरेट बोलते हैं। और आपको इसकी सेम मीनिंग बनाती थी, तो आपको यहाँ पे जो सेम मीनिंग थी वो हमारी लॉफ्ट थी। लॉफ्ट को भी हम मचान बोलते हैं, जो चार दीवारों से घिरा होता है, उससे छत के लिए कवर होती है। तो आपका जो 150 का सही आंसर जाता वो फोर्थ जाता। तो ये थे हमारे इंग्लिश के आंसर। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, सॉल्यूशन समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट में हम आप ईवीएस का पेपर भी सॉल्व करेंगे और हिंदी को भी करेंगे। तो आज के लिए आपको थैंक यू।